नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे उन खबरों की जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, सभी को आसानी से और जल्दी न्याय की हो व्यवस्था। न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने सतत और स्थायी विकास के लिए जैविक खेती के महत्व पर दिया जोर। भूमि सुपोषण पुस्तक के विमोचन पर उपराष्ट्रपति ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ही निर्भर है मानव जीवन। दिल्ली निवास पर लोकसभा अध्यक्ष की मालदीव संसद के अध्यक्ष से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज के लिए दोनों देशों के बीच नियमित वार्ता जरूरी। जल्द होगा भारत मालदीव संसदीय मैत्री समूह का गठन। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर दिया जोर। कहा, उच्च शिक्षा को गांवों तक पहुंचाने के साथ समावेशी और न्याय संगत बनाने का हो प्रयास। उपराष्ट्रपति का कर प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने पर जोर। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, अनुकूल और पारदर्शी कर व्यवस्था निर्माण करने के हो प्रयास। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि संविधान की ये दो संस्थाएं मिलकर देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेंगी। न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमें एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें आसान तरीके से जल्दी और सभी के लिए न्याय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को जरूरी बताते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें आसान तरीके से त्वरित और सभी के लिए न्याय हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश की बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक इसको समझने में काफी मुश्किल होती है। आज भी देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। ऐसे में इस प्रक्रिया को आसान भाषा में लाने की जरूरत है। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश नए संकल्प ले रहा है तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्यायिक व्यवस्था देखना चाहेंगे। हमें एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनानी होगी जहां लोगों को आसानी से जल्दी न्याय मिल सके। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न
आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे कि आम किसान उससे लाभान्वित हो सके। उपराष्ट्रपति ने कृषि विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की कि वे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें ताकि कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये समझना होगा कि प्राकृतिक स्रोत जैसे जल, मिट्टी, भूमि अक्षय नहीं है, न ही इन्हें फिर से बनाया जा सकता है। मानव का भाग्य और भविष्य इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि आवश्यक है। इसके लिए संसद, राजनीतिक दल और नीति निर्माता संस्थान भूमि संरक्षण और कृषि संबंधी विषयों को प्राथमिकता दें। उपराष्ट्रपति ने ये बात अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सकें। मुझे विश्वास है कि आपके यह पुस्तक किसानों का शंका के निवारण करने के लिए प्रामाणिक उपयोगी बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस व्यापक प्रचार के लिए इसका अनुवाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कराया जाए, जिससे आम किसान इसका लाभ उठा सके। It should be translated into different Indian languages, so that the people will be able to understand. उपराष्ट्रपति ने देश के एक बड़े भाग में मिट्टी के रेतीले बनने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग हानिकारक हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है, जिसके लिए प्राकृतिक जैविक खेती ही बेहतर विकल्प है। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं। देशी खाद और कीटनाशक पारंपरिक पद्धति से कम लागत में ही बनाए जाते हैं, जिसके किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर समेत कई कृषि वैज्ञानिक, कृषि संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दोनों देशों के सांसदों के बीच नियमित वार्ता लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज में मदद करेगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के डिजिटलीकरण, आर्काइविंग और विधायी ड्राफ्टिंग के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग पर संसदीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के सफलता पर खुशी जताई। साथ ही भरोसा जताया कि भारत और मालदीव के बीच जल्द ही द्विपक्षीय संसदीय मैत्री समूह का गठन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में अपने निवास पर मालदीव संसद के अध्यक्ष महामहिम मोहम्मद नशीद के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
इस मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत और मालदीव संसदों के बीच संसद के डिजिटलीकरण, आर्काइविंग और विधायी ड्राफ्टिंग के क्षेत्र में और अधिक सहयोग और संसदीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल को संसद भवन में अपने कक्ष में शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने पंजाब से आपके राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आपके नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के इन तीनों नेताओं को मार्च में पंजाब से निर्विरोध चुना गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाया है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ साथ अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाया है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ साथ और अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाने पर जोर दिया। Universities must become places of innovative inquiry and knowledge, creation and knowledge sharing. They must ensure, to adopt Gurudev's phrases again, that, I quote, the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, unquote. We must build upon our strengths today to make our universities stand out as institutions of excellence. Excellence in teaching, excellence in learning, and excellence in research, and excellence in renovation. This is the objective. This should be our agenda for the future. उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण युवाओं की शिक्षा तक समावेशी और न्याय संगत पहुंच महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मानव विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में शिक्षा के क्रांतिकारी बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को महत्वपूर्ण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। Mother tongue is like your eyesight. The other language, foreign language, is like your spectacles. If you have eyesight, the spectacles will work. If you don't have eyesight, even if you wear Ray-Ban glasses, जुबान से कुछ आएगा नहीं. This has to be clearly understood. Some people are misinterpreting, and one of the newspaper wrote an editorial also. The Vice President is suggesting about mother tongue, and also I am not opposing English. I am saying first learn mother tongue. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने स्मारक शताब्दी डाक टिकट, स्मारक शताब्दी सिक्का, स्मारक शताब्दी संस्करण और दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 का विमोचन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की शताब्दी वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कर प्रणाली को और अधिक सरल और सुलभ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुकूल और पारदर्शी कर व्यवस्था निर्माण करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। कर कानून, कार्य पद्धति और अन्य बातों की ओर ध्यान देने के बजाय अनुपालन सरल बनाने पर जोर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर प्रणाली सरल होने पर जनता समय पर, स्वेच्छा से और आसानी से भरोसा कर पाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कर प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुकूल और पारदर्शी कर व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर कानून, कार्य पद्धति और अन्य बातों की ओर ध्यान देने के बजाय अनुपालन सरल बनाने पर जोर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर प्रणाली सरल होने पर जनता समय पर, स्वेच्छा से और आसानी से कर भर पाएगी। The country expects a higher order of efficiency and integrity from all the civil servants, especially in leadership positions. You must shape your working life by recognizing and realizing every opportunity to make a positive difference in the lives of the people. You must set a high benchmark and achieve it so that the system as a whole gets energized and improved. If the taxpayers continue to grow in their respective productive activities, both the national GDP and the revenue collections will continue to grow. Therefore, it is important to continue our efforts towards creating a stable and predictable tax regime to further simplify the tax system. उपराष्ट्रपति ने कर प्रशासन की समकालीन और भविष्य की जरूरतों पर विचार कर अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए NADT के अधिकारियों और शिक्षकों की सराहना की। I am glad to note that the government, with its strong commitment to minimum government and maximum governance, is consistently working to improve ease of doing business and ease of living in the country. It is commendable that in the last few years, more than 25,000 compliances have been reduced and 1,486 union laws have been repealed. All these redundant laws should be repealed at the earliest. I must compliment the CBDT for ushering in many far-reaching policy measures like honoring the honest, faceless regime and adoption of the taxpayers' charter. Technology can be a great enabler in your endeavor towards creating a transparent and taxpayer-friendly administration. कार्यक्रम में 74वीं बैच के 54 अधिकारी भारतीय राजस्व सेवा के, 2 अधिकारी रॉयल भूटान सर्विस के और 21 महिला अधिकारी भी शामिल थीं। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्य के ऊर्जा मंत्री, CBDT के अध्यक्ष और DG समेत कई लोग मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से नैतिक मूल्यों का अनुपालन करने और समाचारों की अपनी कवरेज में जवाबदेह होने की अपील की। उन्होंने कहा कि खबरों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। खबरों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति से बचने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने ऑल इंडिया रेडियो FM स्टेशन में 10 किलोवाट FM संचालन के लिए 100 मीटर ऊंची टावर का उद्घाटन करने के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से नैतिक मूल्यों का अनुपालन करने और समाचारों की अपनी कवरेज में जवाबदेह होने की अपील की। उन्होंने कहा कि खबरों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। खबरों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति पर उन्होंने चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने ऑल इंडिया रेडियो FM स्टेशन में 10 किलोवाट FM संचालन के लिए 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खबरें सच्चाई के नजदीक और सनसनी से दूर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि और सहकारी विपणन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के विधायक कोट्टम रेड्डी, श्रीधर रेड्डी,
प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बीते सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 28 अप्रैल 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 28 अप्रैल 2022 को ही वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 अप्रैल 2022 को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 29 अप्रैल 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 29 अप्रैल 2022 को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।